प्यारे बच्चों, आज हम अपना नया पाठ शुरू करेंगे। पाठ 2, पिता का पत्र पुत्री के नाम। यह पाठ किसने लिखा है? यह पाठ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को तब लिखा था जब वो 10 साल की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कौन थे, पता है आपको? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और इंदिरा गांधी उनकी पुत्री थी और वे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उनकी माता का नाम था कमला नेहरू। इस पत्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इंदिरा जी को भाषा की, हिंदी भाषा के आरंभिक रूप, उसकी लिखावट कैसे शुरू हुई, यानी हमने हिंदी भाषा का विकास कैसे किया होगा, कैसे लिखना शुरू किया होगा, इन सब के बारे में बताया गया है। हिंदी भाषा, हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ। यानी 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हिंदी को हमने राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसीलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इस पत्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा जी को बताया कि हमने भाषा का आरंभिक रूप, लिखावट और गिनती कैसे हमने इसका विकास किया। और इस पत्र को किसके द्वारा अनुदित किया गया है? यह पत्र हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकार कौन, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा अनुदित किया गया है। यानी इसकी व्याख्या किसने किया है, इसका अनुवाद किसने किया है? मुंशी प्रेमचंद ने। उन्होंने बहुत सारे उपन्यास, कहानियां, नाटक आदि ये सब लिखे हैं। इस पत्र में जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं प्रिय इंदु, यानी इंदिरा को वो प्यार से इंदु कहते हैं। हमें मालूम है कि जानवर की भी कुछ बोलियां होती होंगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि भाषा हमने शुरू कैसे की। इस तरह से उन्होंने देखा कि शायद जो ये पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, इनकी भी बोलियां होती हैं। तुमने बाज आदि जानवरों की कुछ अजीब आवाज़ें निकालते हुए हमने देखा ही है। शायद जब वो डर में होते हैं तो अपने भाई बंधुओं को खतरे का खबर देने के लिए, उन्हें आभास हो जाता है जब खतरा आसपास होता है तो उन्हें बताने के लिए वो अजीब सी ध्वनियाँ निकालते हैं, आवाज़ें निकालते हैं। इसी तरह शायद मनुष्य ने भी धीरे उनको देख देख कर कुछ आवाज़ें निकालना शुरू किया और शायद तभी से हमने भाषा का विकास देखने को मिला। क्योंकि आपने देखा होगा जो मजदूर वर्ग होता है वो जब कोई भारी वस्तु उठाता है तो क्या करता है, अजीब सी हाक की ध्वनियाँ निकालता है। शायद उनको सहारा मिलता है उससे कि वो वजन कम हो जाता है, और ऐसी ध्वनियाँ ही आदमी के मुंह से निकली होंगी जिसे धीरे धीरे शब्द बन गए होंगे, जैसे पानी, आग, घोड़ा, भालू। शायद पहले सिर्फ कुछ ही गिने चुने शब्द होते होंगे, या इंसान की जो क्रियाएं होती थी, जो काम करते थे, उनसे कुछ शब्द बने होंगे। तो हमने ऐसे, जब इंसान ने कोई शब्द कहना चाहा, अर्थात जैसे कोई भी भालू, मोर, चीता, शेर आदि शब्द कहने चाहे होंगे, तो वो शब्द बोलकर उसकी तरफ इशारा किया होगा। तभी से हमें समझ आया होगा कि ये जो जानवर है ये शेर है, ये चीता है, ये भालू है। इस तरह इनके नाम पड़ गए। और उस समय में क्या होता था, भाषा तो बहुत कम होती थी, इसीलिए लोग कम बातचीत करते थे, सिर्फ चित्रों को देखकर उसकी तरफ इशारा करते थे। इसी तरह धीरे धीरे भाषा की तरक्की हुई होगी। पहले छोटे छोटे वाक्य पैदा हुए, फिर बड़े शब्द बने और हम भाषा का विकास होता चला गया। लेकिन कोई जमाना ऐसा ज़रूर था कि जब बहुत सी तरह तरह की भाषाएं नहीं थी, कुछ ही गिने चुने शब्दों का प्रयोग किया जाता होगा। सभ्यता शुरू होने के ज़माने से जिसका जिक्र हम कर सकते हैं कि भाषा ने बहुत ही तरक्की कर ली है, क्योंकि आज के और प्राचीन काल के युग को हम देखें तो उस समय कुछ ही बातें होंगी, लेकिन आज जो है इतना विकास हो चुका है भाषा को कि उसको याद रखना भी बहुत मुश्किल है। उस समय में क्या होता था कि सभी जातियां गिने चुने शब्दों द्वारा ही
वर्णन करते थे। पहले क्या था, लड़ाइयों का वर्णन करने के लिए लोग तुकबंदियों और छंदों को के माध्यम से कोई राग गीत बना देते थे, जिसे उन्हें याद रखना भी आसान था और ये एक रिवाज बन गया था। पहले भाटों और गवैयों को वीरों की बहादुरी के गीत बहुत अच्छे लगते थे। भाट और गवैये क्या हैं? ये जातियां हैं। ये कैसे करते थे? ये अपने वीरता का गुणगान करने के लिए कुछ छोटे मोटे गीत बना लेते थे और उन गीतों को ही दोहराते रहते थे। और इस तरह धीरे धीरे आदमी ने जिंदगी में आगे बढ़े और भाषा विकसित होती चली गई। ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों में भी यही रिवाज बन गया था कि गीतों द्वारा हम बहादुरी के किस्से याद रखने लगे। लिखने की शुरुआत भी बहुत मज़ेदार थी। सभी भाषाओं में लिखना शायद तस्वीरों से ही शुरू हुआ होगा, क्योंकि शब्दों का तो किसी को ज्ञान ज़्यादा था ही नहीं। तस्वीरों के माध्यम से ही हमें पता चला कि ये चीज़ है और वो एक नाम बन गया। जैसे मोर के बारे में हमें कहना है तो उससे पहले हमें मोर का एक खाका यानी उसकी एक तस्वीर बनानी पड़ेगी, तब हम समझ पाएंगे कि ये मोर है। जो आदि मानव था यानी प्राचीन काल में जो मनुष्य था वो क्या करता था, वो दीवारों पर चित्र बना देता था, जैसे जानवरों के चित्र, इंसानों के। तो इससे क्या होता था, वो उनको धीरे धीरे पहले उसने चित्र बनाने शुरू किए, फिर उनके नाम पड़ गए और ऐसे ही हमने भाषा का विकास शुरू कर दिया। और चित्रों से हमने भाषा से नाम सीखे, नामों से फिर हमें ध्वनियों का आभास हुआ और ध्वनियों से हमने एक वर्णमाला तैयार कर ली और वर्णमाला से तो पूरी भाषा ही बनती गई। और शायद फिर इंसान ने महसूस किया होगा कि अदद और गिनती भी बहुत ज़रूरी है। अदद यानी जो वर्ण है, वर्णों के साथ साथ हमें उनकी गिनती के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमें गणना करने के लिए गिनती की ज़रूरत पड़ी। तभी इंसान ने अपने होशियारी और दिमाग से अंकों की खोज शुरू की। यूरोप में पहले अंक बहुत बेढंगे थे, यानी रोमन अंक, जो रोमन मैथ्स में रोमन अंक होते हैं ना, वो कहाँ से आए, हमारे यूरोप से आए। यूरोप में इन अंकों का प्रयोग किया जाता था और फिर ये बहुत देखने में बेढंगे थे और इन्हें प्रयोग में लाना भी काफ़ी कठिन था। लेकिन आजकल हम हर एक भाषा में यानी जिन अंकों को काम में लाते हैं वे हमारे हिंदी अंक हैं। कौन से अंक हैं? हिंदी अंक हैं। इन्हें अरबी अंक कहते हैं। जो हमारे हिंदी में अंक प्रयोग किए जाते हैं, हिंदी संख्या के जो शब्द होते हैं उन्हें अरबी अंक कहते थे पहले, क्योंकि यूरोप वाले इन अंकों को कहाँ से लाए? इन्हें अरब जाति से सीखा था। यूरोप वालों ने जो रोमन के अंक थे वो हमारे यूरोप से आए थे और यूरोप वाले ने हिंदी अंक कहाँ से सीखे थे? अरब से सीखा था। लेकिन अरब वालों ने उन अंकों को हम हिंदुस्तानियों से सीखा था, इसीलिए इन्हें हिंदुस्तानी अंक कहा जाना बहुत ही मुनासिब होगा, क्योंकि अरब जाति वालों ने इन अंकों को हिंदुस्तानियों से सीखा था।